स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव कक्षा 10 हिंदी मीडियम के लिए जैसा कि फिजिक्स चल ही रहा है चैप्टर 1 लाइट, उसमें टॉपिक आज का है रिफ्लेक्शन, जिसे प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। यही चैप्टर के आगे हम स्टार्टिंग करते हैं। पिछले वीडियो में इससे पहले हम लोगों ने अपवर्तन क्या है उससे संबंधित चीज पढ़ा था, अपवर्तन के नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे की चीजें रिफ्लेक्शन में ही। देखिए हेडिंग इसमें एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का डेफिनेशन होगा कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जब हम किसी माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना निर्वात या वायु के सापेक्ष करते हैं तो वही अपवर्तनांक आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है। आइए डिफिनेशन में, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे प्रायः हम लोग एयर के सापेक्ष प्रदर्शित करते हैं या केवल एन से लिखते हैं। जैसे कांच का हम वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना चाहे तो इसे KNG लिखेंगे, यानी वायु के सापेक्ष कांच माध्यम हो गया तो ये अपवर्तनांक आपका हो जाएगा। एक सूत्र होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का, पहले सूत्र नोट कर लीजिए आप, तब इसको लिखते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु निर्वात में प्रकाशित की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी हम यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या देखते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, उसमें डिवाइड करते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। अर्थात प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है और प्रकाश की चाल माध्यम में क्या होती है, इन्हीं दोनों का अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अगर हम कांच का उदाहरण लेते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक KNG बराबर हो जाएगा C/V, जहाँ C क्या है वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल है और V क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल है। जहाँ C बराबर जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, बाकी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना पड़ता है। आइए कुछ निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको लिखते हैं। वायु के सापेक्ष जो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो 3/2 अर्थात 1.5 होता है। वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होता है वो 4/3 अर्थात 1.333 होता है। वायु के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1 होता है। तो इस तरीके से निरपेक्ष अपवर्तनांक आप याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में कई फार्मूले निकाले जाते हैं, कई सूत्र आप निकाले जाते हैं आपके सिलेबस में, जिसमें सवाल भी आता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो आप इन सूत्रों को लिखे रहिए, KNG बराबर C/V, या KNG न लेकर के निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल NG कहते हैं। इसमें समझ लिया जाता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ही होगा तो N बराबर C/V भी होता है। ऐसे ही आप नोट कर सकते हैं। देखिए आगे बताते हैं इसको। अगर वायु में प्रकाश की किरण का तरंग दैर्घ्य λ हो और माध्यम में प्रकाश की किरण का तरंग दैर्घ्य λm हो तो देखिए निरपेक्ष
अपूर्णांक ऐसे भी लिखा जाता है कि n बराबर लेमडा के बटे लेमडा डब्ल्यू। ये सभी सूत्र आपको न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न हल करने में मदद करेंगे। यानी इसे आप दे सकते हैं वायु में प्रकाश का तरंग है, वायु में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। तो ये हो जाता है आपका निरपेक्ष अपूर्णांक का फार्मूला तरंग दैर्घ्य के रूप में। इसी प्रकार अगर हम देखें वास्तविक गहराई किसी वस्तु की आभासी गहराई हम जल में निकालते हैं। जैसे जल में एक वस्तु है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जो अपने मेन स्थान पर यहाँ से देखा जाता है जब इसे आंख के द्वारा, तो इसकी वास्तविक रेखा तो वस्तु यहाँ पर है, ये वस्तु हो गई। जो किसी जल के अंदर है तो अपने आभासी स्थिति में अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर दिखाई देती है। मान लो मछली ही यहाँ पर स्थित है पानी में, तो ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो फिर वास्तविक रास्ते से विचलित हो जाती है, किरण विचलित होकर के यहाँ पहुँचती है, अर्थात ये चित्र अपने स्थान से कुछ ऊपर आ जाता है। देखिए ध्यान से, तो ये अब यहाँ से मिलाए इसे, अगर हम पूरे वास्तविक गहराई जल की h माने, यहाँ से पूरी गहराई क्या है h है। जल में जो बड़ी वस्तु है उसकी टोटल गहराई जो है 45 है, वास्तविक गहराई है, परंतु अपवर्तन की क्रिया के कारण ये अपने स्थान से आभासी रूप में यह ऊंचाई ऊपर दिखाई देती है। यानी यहाँ से उठ करके ए स्थान नामक बी स्थान पे आ जाती है, ए से हट के बी पे आ जाती है। ये इसकी आभासी गहराई हो गई, क्योंकि आभासी रूप में अपवर्तन एक आभासी क्रिया होती है। आभासी रूप में यह वस्तु हमें अपने स्थान से कुछ ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। ये उसकी आभासी गहराई स्मॉल h हो गया, और वास्तविक गहराई जहाँ वास्तव में वस्तु है वो कैपिटल h हो गया। तो निरपेक्ष अपूर्णांक रूप में जब सूत्र निकालते हैं, ये जल हो गया आपका, ये वायु हो गया, मान के चलिए वायु में से हम देख रहे हैं आपके द्वारा इसे, तो इसका जो निरपेक्ष अपूर्णांक का फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, अर्थात कैपिटल H बटे स्मॉल h। इसे हम लिख सकते हैं वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई आभासी गहराई। तो इस तरीके से अपूर्णांक के निरपेक्ष अपूर्णांक के कई फार्मूले आपको मिले। n बराबर लेमडा बटे लेमडा डब्ल्यू, यानी जल में है ये, और h बटे स्मॉल h मिला, यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई के रूप में अपूर्णांक के ये फार्मूले आपको मिले। अब हम बात करते हैं क्रांतिक कोण। इसमें अगली हेडिंग होगा आपका क्रांतिक कोण। हेडिंग है क्रांतिक कोण, जिसको क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। चलिए इसके विषय समझा जाए। देखिए यहाँ पर एक सघन और विरल माध्यम, ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए दूर हट गई, इतना यहाँ पे नजदीक से जा रही थी, यहाँ पे अभिलंब से दूर हट गई। थोड़ा और हम इसको आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। थोड़ा आपतन कोण हमने और बढ़ाया, यहाँ पे देखिए कितना किया, तो ये अपवर्तित किरण और ज्यादा विचलित हो गई। यानी विरल माध्यम क्या देख रहे हैं कि आपतन कोण अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है। अब इस कोण को थोड़ा सा हमने और बढ़ाया, प्रयोगात्मक पद कर रहे हैं प्रश्न इसका। तो देखिए प्रयोगात्मक रूप में हमने इसका कोण और बढ़ाया सघन माध्यम। तो ये किरण क्या हुई कि अंतरा पृष्ठ से होकर के ऐसे लंबवत निकल गई। अब सीधे अंतरा पृष्ठ से बोलते हैं, जो दो माध्यमों को अलग करता है, ऐसे पृष्ठ को अंतरा पृष्ठ कहते हैं। ये सीधे अंतरा पृष्ठ से निकल के जा रहे हैं अपवर्तित किरण। लेकिन अभी यह कोण आपतन कोण 90 अंश नहीं हुआ है, तब तक यह अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया, क्योंकि ये सीधा विलंब है। अगर यह अंतरा पृष्ठ से होकर किरण अपवर्तित जाएगी तो इनके बीच में कितना कोण बनेगा, अपवर्तन कोण का मान r बराबर 90 डिग्री बन जाएगा। तो यानी कि प्रयोगात्मक रूप में हम लोगों ने ये देखा
कि सघन माध्यम में जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इस विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़कर 90 अंश हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को ही हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण, यानी सघन माध्यम के ऐसे कोण को जिसके लिए ये 90 अंश हो गया विरल माध्यम में कोण, वही कोण कहलाता है लगभग क्रांतिक कोण आपका। देखिए शुद्ध परिभाषा देखिए ध्यान से, दूसरे ऐसे चित्र दिखाते हैं, वो तो प्रयोगात्मक था। अब देखिए बढ़िया बेहतरीन परिभाषा इसकी। यहाँ पे हमने एक आपतन कोण लिया, आपतन कोण आई पे एक फिगर आपतित होकर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। यात्रा पृष्ठ से होकर के ऐसे निकल गई। यहाँ अपवर्तन कोण कितने का हो गया 90 डिग्री, क्योंकि यह विलंब है, ये रेखा आपका अभिलंब है। और ये कोण आपका जो है वो आपतन कोण आई है जो सी के बराबर, जिसे क्रांतिक कोण भी कहेंगे हम लोग। अब देखिए परिभाषा इसका क्रांतिक कोण, तो कहेंगे सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण को, विशेष आपतन कोण इसलिए कहा गया क्योंकि ये कोण विशेष रूप से प्रयोगात्मक रूप से खोजने पर मिला है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हुआ है। तो इसीलिए ऐसा कोण जो इस अपवर्तन कोण को 90 कर देता है, ऐसे कोण को ही विशेष कोण कहते हैं सघन माध्यम में। तो परिभाषा में देखिए सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण को, सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण को जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, ऐसे सघन माध्यम वाले कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। हो सकता है ये 30 अंश हो तभी इसके लिए 90 अंश हो गया, हो सकता है ये 45 हो तभी 90 हो गया। यानी जो भी सघन माध्यम का कोण विरल माध्यम वाले कोण को 90 अंश कर देगा, वही सघन माध्यम का कोण ही कहलाएगा क्रांतिक कोण। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं क्रांतिक कोण को। आइए स्नेल के नियम से इसका सूत्र निकालते हैं। तो देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। अब यहाँ से हम लोग चले हैं तो देखा जाए तो n बराबर हमें मिल जाएगा आई का वैल्यू यहाँ सी के बराबर है, क्योंकि ये आपका कोण क्रांतिक कोण के बराबर है। ये हो जाएगा साइन सी बटे साइन 90 अंश, 90 अंश इसलिए क्योंकि आर बराबर 90 अंश हम देख रहे हैं कि विरल माध्यम में हो गया है। अब यहाँ से n बराबर हमें मिल जाएगा साइन सी बटे ए, अर्थात मिला हमें n बराबर साइन सी मिला, साइन आई साइन सी मिला। आपतन कोण की ज्ञात तथा अपवर्तन कोण की ज्ञात अनुपात के साथ होता है, यही स्नेल का नियम होता है। आई की जगह हम लोगों ने सी रखा तो आर की जगह 90 डिग्री रखा तो हमें मिल गया सही। तो ये पहले माध्यम यहाँ लगाना पड़ेगा जी एन ए, क्योंकि ये फिगर कांच से, सघन माध्यम कांच ले लेते हैं, ये फिगर कांच से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। तो इसके लिए हम लगाएंगे जी एन ए बराबर साइन आई बटे साइन आर के रूप में। आई का वैल्यू सी दिया है, आर का वैल्यू 90 दिया यहाँ रख दिया, तो जी एन आई बराबर हमें क्या मिल गया, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन सी मिला, तो जी एन आई का वैल्यू हमें मिल गया जी एन ए साइन सी। क्योंकि आप उस प्रमेयता का सिद्धांत पढ़े होंगे कि ए एन जी बराबर होता है 1 बटा जी एन आई। उस प्रमेयता के सिद्धांत से जब इसे रखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का सूत्र निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा ये ए एन जी इक्वल टू 1 बटा जी एन ए, और जी एन ए का वैल्यू कितना दिया है, साइन सी दिया है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। अर्थात क्रांतिक कोण का एक सूत्र आ गया कि वायु के सापेक्ष कांच का क्रांतिक कोण जो होता है वो 1 अपॉन साइन सी के बराबर होता है, या इसे समथिंग में n बराबर केवल हम 1 अपॉन साइन सी लिख सकते हैं। यही क्रांतिक कोण का सूत्र होता है। नोट कर लीजिए डिटेल, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी इसमें देखिए यन और क्रांति कोण की तुलना करें तो 1/, हमें मिलता है साइन सी, यानी यहाँ पे सी का संबंध है यन से। देखें अपूर्णांक पढ़ने पे क्रांति कोण क्या होता है, घटता है। तो लाल रंग का जो पूर्णांक होता है वो कम होता है, तो उसका क्रांति कोण क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यन और सी में एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इस प्रकार से विभिन्न रंगों का हम लोग क्रांति कोण और पूर्णांक की तुलना इस सूत्र के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वही क्रांति कोण का ही प्रयोग है इसमें। देखिए ध्यान से, अब करते क्या है, हम क्रांति कोण I बराबर C पे देखा कि प्रकाश की किरण सीधे अभिलंबवत ऐसे निकल गई अंतरापृष्ठ से होकर के। लेकिन जब हम आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा और अधिक रखते हैं प्रैक्टिकली रूप में, क्योंकि क्रांति कोण पे तो R बराबर 90 हो गया अपवर्तन कोण। अब जैसे ही हम क्रांति कोण का मान आपतन कोण का मान थोड़ा सा क्रांति कोण से ज्यादा रखा, क्योंकि I बराबर C के लिए R बराबर 90 हो है ही, तो प्रकाश की किरण क्या होती है कि वह वायु यानी विरल माध्यम में न जाके उसी सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। यानी सघन माध्यम से किरण गई और सघन माध्यम में ही वापस आ गई। ऐसा कब हुआ कि जब आपतन कोण का मान हम क्रांति कोण से थोड़ा सा देखो इतना ज्यादा रखिए, ये क्रांति कोण था इससे इतना ज्यादा रखिए, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जा करके वो उसी माध्यम में ही परावर्तित हो गई। तो इसका मतलब ये कि ये परावर्तन के नियम से तय नहीं कर रहा है, इसलिए हेडिंग में लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक माने होता है अंतरापृष्ठ से टोटल का टोटल परावर्तन हो जाना। अब परिभाषा इसकी देखिए ध्यान से कहेंगे कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा भी अधिक रखा जाता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर के बल्कि वो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऐसी घटना जिस बिंदु पर होती है वह बिंदु अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। पहले जीवन में ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने पर वस्तुएं चमकीली दिखाई देती है, वह सतह बहुत चमकीला दिखाई देता है। जैसे रोड पे चलते हैं तो आपको दूर नजर देखेंगे, जब आप रोड पे देखेंगे तो वहां से आपको रोड पे चमक जैसा दिखाई देता है, या दीवार या कांच कहीं पर है तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि वो चिकना चमकदार है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कारण ही ऐसा होता है जिससे हम लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, यानी चकाचौंध भी आंख में हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि 100% ऊर्जा परावर्तित हो जाती है, यानी 100% प्रकाश की किरण लगभग परावर्तित हो जाती है। इसमें कहा जाता है कि अपवर्तन क्रिया लगभग नगण्य के बराबर होती है, यानी टोटल का टोटल इसमें परावर्तन होता है। इसीलिए 100% प्रकाश परावर्तित होता है जिससे सतह से चमकीला दिखाई देता है। यही घटना आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक बार फिर से देख लीजिए कि सघन माध्यम में जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक रखते हैं तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जा करके वो पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। ऐसी घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह घटना जिस बिंदु पर होती है वह सतह अत्यंत चमकीला और चमकदार दिखाई देता है, क्योंकि इसमें 100% ऊर्जा की बचत होती है। आइए इसके तमाम दैनिक जीवन की घटनाएं के उदाहरण देखते हैं। जैसे कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना। आप देखे होंगे जब कांच टूट जाता है तो टूटा हुआ भाग बहुत तेजी से चमकता है। होता क्या है कि टूटा हुआ भाग एक गड्ढेनुमा जैसा हो जाता है जिसमें एयर भर जाती है। वह एयर विरल माध्यम का कार्य करता है और कांच आपका ठोस माध्यम का कार्य करता है। जब कोई प्रकाश की किरण उस कांच के पृष्ठ से टकरा करके वायु में ही वापस लौटती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कारण वह कांच का सतह हमें अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। आगे है पानी में जैसे कोई परख नली हो, कांच की परख नली का आधा भाग पानी में डूबा हो
तो आप देखते क्या है कि इस परत नली का जो डूबा हुआ भाग है वो अत्यंत चमकता हुआ नजर आता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जाती है पानी में और टकरा करके यहाँ पे वायु भरी हुई है, क्योंकि ये खाली नली है, पानी में केवल आधा भाग इसका डुबाया गया है। जब ये वापस आंख में लौटता है हमारे, देखिए ध्यान से, जब ये लौट के आता है तब आप एक सघन माध्यम में गई, पुनः वापस लौट के आ गई, ये भाग हमें कांच का अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। ये तो एक किरण है, ऐसे कई किरणें ऐसे आती है जब हमारी आंख में लौटती है तो पूरा का पूरा डूबा हुआ कांच का जो भाग होता है वो चमकीला दिखाई देता है। तो ये कांच में कोई जगह का चमकना, हीरे का चमकना, हीरा का भी चमकना इसी पे आधारित है, और रेगिस्तानी मरीचिका जो बनती है वो भी पूरा परावर्तन की घटना पर ही आधारित है। अब हम देखते हैं इसके आगे प्रश्न देखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, ये पार्ट समाप्त होता है पोर्शन। इसमें आगे प्रश्न कराने के बाद हम सीधे लेंस पे आएंगे। धन्यवाद बच्चों आज के लिए।